अच्छा यार, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आईफोन 11 प्रो का यूज़र हूँ। जिस दिन से वो लॉन्च हुआ है मैंने उस टाइम आईफोन 11 प्रो मैक्स लिया था और उसको मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसका एक रिव्यू शेयर कर दूँ कि ये रियल लाइफ में कैसा है। एक अनबाइस्ड ये रिव्यू होने वाला है, बिल्कुल टोटली अनबाइस्ड होगा और रियल वर्ल्ड लाइफ के ऊपर जो है ना ये बेस्ड होगा। यानी कि इसके अंदर मैं किसी भी किस्म की एप्पल की साइड नहीं लूँगा या सैमसंग की साइड या किसी भी और कंपनी की साइड नहीं लूँगा, एंड्रॉयड की साइड नहीं लूँगा। मैं आपको एग्जैक्ट और रियल रिव्यू दे रहा हूँ इस आईफोन के बारे में आज, जिसका नाम है आईफोन 11 प्रो मैक्स, जो सबसे बड़े वाला मॉडल था जो पिछले साल रिलीज़ हुआ है 2019 में। और इस रिव्यू को मैंने आप लोगों के लिए सिंपल करने के लिए मैंने इसको प्रोज़ एंड कॉन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है कि इसकी क्या खसूसियात हैं और इसके अंदर अगर कुछ खामियां हैं तो वो क्या हैं। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन दे दे। अच्छा गाइज, तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, हम इसको जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में, आईफोन 11 प्रो मैक्स के प्रोज के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रो है वो तो है जी इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले इतना शानदार है, इतना वीआईपी है कि आप उसको मतलब आपने इस तरह का डिस्प्ले किसी और मोबाइल में पहले कभी नहीं देखा होगा। एप्पल वाले इसको कहते हैं सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जो कि एक नाम तो काफ़ी फैंसी है, दिखने में भी आपको सुनने में काफ़ी फैंसी लगता होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत ही वीआईपी डिस्प्ले है। मैं आपको इसकी फुटेज भी दिखाता हूँ। यूट्यूब के ऊपर मैंने जो प्ले की है 4K, अब तो iOS 14 मेरे पास चल रहा है तो इसके अंदर 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड की यूट्यूब के अंदर सपोर्ट आ चुकी है, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। मैंने 4K वीडियो सैंपल आपको दिखाता हूँ, आप उससे डिस्प्ले का अंदाज़ा लगाएं कि डिस्प्ले कितना अच्छा है। हाँ, इसमें एक थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम है, ये ब्राइटनेस में भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ में वीआईपी है, HDR की सपोर्ट है इसके अंदर और 458 ppi का डिस्प्ले है, डोल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। हाँ, एक दो इसके साथ कंप्लेंट्स हैं, वो मैं आपको कौन सेक्शन में बता दूंगा। और नेक्स्ट चीज़ जो इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर स्विच भी किया था, वो थी मैं अपने नोट 10 प्लस से इसके ऊपर स्विच किया था। तो वो जो चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी इसकी डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ख़ास तौर पे लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पता क्यों अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसके कैमरे का डिज़ाइन देखें, वो जो 3 कैमराज हैं बैक पे, इनफैक्ट ये इतने अच्छे लगते हैं कि आप ये देख लें कि दूर से ही देखने से आपको पता चल जाएगा आईफोन का एक आइकॉनिक डिज़ाइन एप्पल ने दिया है, जिसको आप बैक से ही देख के पहचान सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इतना लोग कहते हैं बुरा लगता है, स्टव की तरह है, ये है वो है, लेकिन मुझे किसी भी सूरत ये बुरा नहीं लगा। मेरे पास वाइट कलर में 11 प्रो मैक्स है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इसका। रियर बैक खास तौर पे इन्होंने जो दिया ना फ्रोस्टेड के अंदर, फ्रोस्टेड मैट फिनिश में इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कैमरे में, शायद आपको अच्छी लगे, लेकिन रियल लाइफ में आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसके अलावा इसकी जो साइड्स हैं, स्टेनलेस स्टील की साइड्स हैं। आप हाँ, एक चीज़ है, ये बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ड्यूरेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की साइड्स हैं। लेकिन एक इसके अंदर जो फ्लॉ है वो ये है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस जल्दी आ जाते हैं, तो उसके लिए आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर चढ़वा सकते हैं। गाइस, इस दफ़ा के आईफोन का जो बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट था वो थे इसके कैमराज। और ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छे कैमराज हैं इस दफ़ा के आईफोन के। इवन के आईफोन का कैमरा, मुझे हर साल 2 ही फ़ोन्स हैं जिनके कैमराज अच्छे लगते हैं। एक सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं, ख़ास तौर पे इसकी नोट सीरीज़, और दूसरे होते हैं आईफोन्स। क्योंकि एस सीरीज़ मैंने इसलिए नहीं कहा सैमसंग की, क्योंकि उसके अंदर भी अच्छे कैमराज होते हैं, लेकिन उसके अंदर पता नहीं सैमसंग टेस्टिंग कर रहा होता है, पता नहीं क्या हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर परफेक्शन नहीं होती। नोट सीरीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वही कैमराज होते हैं, लेकिन उसको मज़ीद इंप्रूव किया गया होता है, मज़ीद परफेक्ट किया गया होता है और वो ठीक काम करते हैं बिल्कुल। और आईफोन क्योंकि साल में एक ही बार आते हैं, तो उसके अंदर जो कैमराज हैं वो वीआईपी हैं। अगर ख़ास तौर पर मैं वीडियो की बात करूँ तो वीडियो में आईफोन के कैमरे का अभी तक मुकाबला नहीं है। मैं अभी नोट 20 अल्ट्रा ले रहा हूँ, उसकी वीडियो को भी चेक करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक जो किंग है कैमरे का ख़ास तौर पे वीडियो में वो आईफोन है। और इसकी फ़ोटो क्वालिटी भी टॉप नॉच है। आप लो लाइट में देख लें, आप इसको ख़ास नेचुरल लाइट में तो तकरीबन हर कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लो लाइट में ख़ास तौर पे आईफोन की जो है ना वो बहुत अच्छी मुझे परफॉर्मेंस लगी है। जो इसका नाइट मोड है वो बहुत आउट क्लास है। वीडियो परफॉर्मेंस भी लो लाइट में ज़्यादा अच्छी है बाकी कंपनीज़ की निस्बत। अब इस वक्त आप ये देख लें कि रात का वक्त है जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैंने सुबह इस वीडियो को एडिट करके अपलोड करना है, तो
रात का टाइम है, फुल अंधेरा है, कोई लाइट नहीं जल रही, सिर्फ मेरी एक ये स्टूडियो लाइट है जो जल रही है और आप वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे ये पूछेंगे ना कि 2019 का तो बेस्ट कैमरा फ़ोन, हैट्स ऑफ, यही था। आईफोन 11 प्रो मैक्स वाज द बेस्ट कैमरा फ़ोन ऑफ 2019, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप पिक्चर्स ले लें, आप पोर्ट्रेट्स ले लें, आप नाइट शॉट्स ले लें, आप वीडियो ले लें, हर चीज़ में किंग था। मुझे नोट 10 प्लस की बेसिकली इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगती थी, ख़ासतौर पे जब मैंने नोट 10 प्लस से इस पर स्विच किया तो कैमराज इसके नेक्स्ट लेवल के थे, आउट क्लास थे। अभी नोट 20 अल्ट्रा का जो कैमरा है वो सुनने में आया है कि काफ़ी अच्छा है, तो अभी वो मेरा यूनिट जैसे ही अराइव कर जाएगा, मैंने ऑर्डर दे दिया, तो जैसे ही आएगा तो उसके कैमरे के सैंपल से फिर मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगा, इनिशियल भी दूंगा और इस तरह का फाइनल लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूंगा। अच्छा यार, नेक्स्ट इसकी जो चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी है वो है इसके बायोमेट्रिक्स, इसकी फेस आईडी। आपको इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस मिल जाती है, इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस मिल जाती है, यानी कि आपने कुछ भी नहीं करना है। आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, आप मैसेंजर खोल रहे हैं, आप कोई मीडिया प्लेयर खोल रहे हैं, किसी भी चीज़ पे जिस पे आपकी फेस आईडी से लॉक लगा हुआ है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक करता है। आप ऐप्स के दरमियान स्विच करें, मेरे साथ ही खासतौर पर बहुत ज़्यादा होता है जब मैं मैसेंजर में और उसके अंदर व्हाट्सएप के अंदर स्विच करता रहता हूँ, तो उससे ये होता है कि वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। आपको फिंगरप्रिंट में आपको टच करना पड़ता है, इसके अंदर आपको टच नहीं करना पड़ता। और इसका जो एक्यूरेसी रेट है वो 99% है मेरे हिसाब से, जो कि बहुत ही डिसेंट, बहुत ही ऑसम एक्यूरेसी रेट है। ये कभी भी इसने मुझे फेल नहीं किया इस मामले में। इसकी फेस आईडी नियरली एवरी टाइम, हर वक्त काम करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से, फास्ट तरीके से काम करती है। इसकी फेस आईडी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। फर्स्ट, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव की है इस दफ़ा एप्पल ने। दूसरी चीज़, इसके कैमराज, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। और जो थर्ड चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ वो है इसकी बैटरी लाइफ। इसके अंदर एप्पल ने 4000 मिली एम्पेयर, राउंड अबाउट 3969 एग्जैक्टली मिली एम्पेयर की बैटरी है। और लेकिन इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी कि इतनी ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, लेकिन इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे लगी है। अनबिलीवेबली बहुत ज़्यादा बैटरी इसकी। मैं इंतहाई हैवी यूज़र हूँ। आप अगर बाकी यूट्यूबर्स को देखेंगे ना, वो कहेंगे कि आपको ये 1.5 से 2 दिन निकाल जाता है, तो मैं इतना ज़्यादा हैवी यूज़र हूँ कि मेरा ये 1 दिन पूरा निकाल जाता है। फिर भी आप ये हिसाब लगा लें कि मेरा कितना ज़्यादा यूजेज है, तो बैटरी के हिसाब से ये मेरे हिसाब से किंग है। यानी कि मुझे अभी तक ऐसा कोई मोबाइल नहीं था मिला जो मेरा 1 दिन पूरा निकलवा सके, लेकिन आईफोन 11 प्रो मैक्स वो वाहिद फ़ोन है जिसने बैटरी के हवाले से मुझे कभी तंग नहीं किया। बैटरी के हवाले से ये अभी तक का किंग है। अभी मैं नोट 20 अल्ट्रा पे स्विच कर जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बना के बताऊंगा जब वो आ जाएगा। लेकिन मैं इतना आपको यकीन से कह सकता हूं कि इसकी बैटरी टॉप नॉच है। उसकी इतनी अच्छी बैटरी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं कहता हूं कि फास्ट चार्जिंग, हाँ दूसरी चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि इस दफ़ा एप्पल ने फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर इंक्लूड भी किया है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी है। तो फास्ट चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। लेकिन अगर आप बात करें कि आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाए या ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाए, तो मैं हमेशा इस हक में हूँ कि आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलना चाहिए। तो उसके लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। यही 3 चीज़ें शायद कि इसका सेलिंग पॉइंट बनी हैं, जो एप्पल ने अपनी 3 चीज़ें इंप्रूव की हैं, एक कैमरा, एक डिस्प्ले और तीसरी जो है इसकी बैटरी लाइफ। और यार परफॉर्मेंस के हवाले से तो मतलब मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, यानी कि सबको ही पता है कि एप्पल की जो इसके अंदर जो चिपसेट लगी हुई है वो इवन कि अगले आने वाले स्नैपड्रैगन से भी ज़्यादा पावरफुल रहेगी, जहाँ तक कि मुझे लगता है। अभी अगली आई तो नहीं है, लेकिन अभी तक की भी ऑन द प्लैनेट ये सबसे ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। एप्पल 813 बायोनिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। मुझे 11 महीने हो गए हैं इस मोबाइल को लिए हुए और मुझे अभी तक इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा भी लैग भी फील नहीं हुआ। हाँ, थोड़े से ऐप क्रैशेस होते हैं, वो ऐप्स की वजह से होते हैं, और कुछ iOS 13 के अंदर कुछ बग्स थे जो कि एप्पल ने बाद में फिक्स कर दिए। अभी मैं iOS 14 का बीटा वेरिएंट चला रहा हूँ। iOS 14 पब्लिक बीटा 5 है मेरे पास, और इवन कि पब्लिक बीटा के अंदर होते हुए भी मुझे बहुत ही वीआईपी परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ मिल रही है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो यार आईफोन किंग है, ये तो सब ही मानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाती है, जो कि आम मोबाइलों से थोड़ी ज़्यादा है। यानी कि आम मोबाइलों की 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स होती है, इसकी 4 मीटर्स फॉर 30 मिनट्स। आप 4 मीटर्स तक इसको जो है वो पानी के अंदर डुबो के रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, और इसको कुछ नहीं होगा। जबकि बाकी मोबाइल्स के अंदर जो हाईएस्ट रेटिंग है वो 1.5 मीटर आधे घंटे के लिए है, जो कि इसकी उससे डबल से भी ज़्यादा है। उसके अलावा इसके अंदर जो टैप्टिक इंजन है वो बहुत ही अच्छा है। एप्पल का जो टैप्टिक इंजन है वो बहुत ही वीआईपी, बहुत ही आउट क्लास टैप्टिक इंजन लगाया है,
यानी कि और ख़ासतौर पे जो सॉफ्टवेयर से उसको ट्वीक किया हुआ है ना, मतलब कि आप शटर प्रेस करते हैं, ठीक है, या आप वीडियो इसके अंदर एडिट कर रहे हैं तो जो पॉइंट के ऊपर आके स्टॉप करता है। गेम्स के अंदर इसकी टैप्टिक्स यूज़ हुए हैं। वाइब्रेशन मोटर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन मोटर है यार, इतनी इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशन मोटर है कि अभी तक मैंने किसी मोबाइल में इसके साथ की नहीं देखी है। हाँ, Note 20 Ultra आएगा, उसका भी रिव्यू करूँगा, लेकिन मुझे अभी बता देता हूँ कि इतनी उम्मीद नहीं है उससे कि इतनी अच्छी वाइब्रेशन मोटर उसके अंदर होगी। और हाँ, इसके अलावा अगर आप ऑडियो की बात करें तो जो इसके स्टेरियो स्पीकर्स हैं, इसके अंदर हेडफोन जैक तो आपको नहीं मिलता, लेकिन स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं और डोल्बी एटमॉस की सपोर्ट के साथ आते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होती है। और इसकी जो ऑडियो की क्वालिटी है ना, बहुत ही क्वालिटी वाइज मैं बात कर रहा हूँ, लाउडनेस में सैमसंग का जो Note 10 Plus था वो इससे ज़्यादा था, मुझे लगता था ऐसे। मैंने टेस्टिंग नहीं की बाकायदा, लेकिन इन दोनों को साथ रख के चलाया था म्यूज़िक। हाँ, उसकी लाउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा, उसके हाइज ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी जो लोज है, इसकी जो बेस है स्पीकर के अंदर, क्वालिटी ओवरऑल साउंड की वो ज़्यादा अच्छी है सैमसंग के Note 10 Plus से। Note 20 Ultra आएगा तो उसके साथ भी मैं इसको कंपेयर करूँगा। हाँ, मैं यहाँ पे कोई म्यूज़िक आपको प्ले नहीं करके दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो अलबत्ता मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साउंड की बात कर रहा हूँ, साउंड क्वालिटी इससे ज़्यादा अच्छी आपको मोबाइल के अंदर अगर देखें तो इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आपको मिलेगी। और हाँ, ये चीज़ आपको काफ़ी लोग नहीं बताते कि आईफोन भी अब डुअल सिम में आता है। एक आपकी ई सिम होती है जिसे आप एम्बेडेड सिम कहते हैं, जिसका आप QR कोड स्कैन करके उसको प्लान ऐड कर सकते हैं, और दूसरी आपकी फ़िज़िकल नैनो सिम डलती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिकल डुअल सिम डालें तो आप हांगकॉन्ग या चाइना वाला वेरिएंट मंगवा सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी इस टाइम जो मौजूद है वो हांगकॉन्ग का वेरिएंट है, उसके अंदर डुअल सिम डलती है, फिजिकल डुअल सिम। तो ये भी एक आईफोन 10R से ये शुरू हुआ था, तो अभी तक आईफोन के अंदर इस तरह से डुअल सिम आती है। या तो आप एक ई सिम और एक फिजिकल सिम वाला ले लें, या फिर डुअल फिजिकल सिम मोबाइल ले सकते हैं अगर आप हांगकॉन्ग या चाइना से इंपोर्ट करें तो। और हाँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट एप्पल का ओवरऑल वो ये है कि OS अपग्रेड्स आपको कम से कम 4 साल की मिल जाती हैं। इससे ज़्यादा भी हो जाता है, कभी 5 साल की भी मिल जाती है, लेकिन 4 साल तो आप जहन में रखें कि आपको OS अपग्रेड, मेजर OS अपग्रेड्स मिलेंगी। ये iOS 13 पे आया था, iOS 14 इसको मिल रहा है, iOS 15 इसको मिल जाएगा, iOS 16 इसको मिल जाएगा, 17 तक की भी मुझे उम्मीद है कि इसको iOS 17 तक की भी मिलेगी, और हो सकता है कि इसको iOS 18 भी मिल जाए, जो कि एंड्रॉयड वर्ल्ड के अंदर तो ऐसे समझ लें कि कभी भी नहीं हुआ। अभी सैमसंग ने इस साल किया यार कि Note 20 Ultra को जो है उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया कि इसको 3 मेजर OS अपग्रेड्स मिलेंगी, और गूगल को अगर आप देखें तो अपने पिक्सल फ़ोन में भी वो 3 से ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं देता, जबकि एप्पल 4 या 5 अपग्रेड्स आपको दे देता है। तो OS अपग्रेड्स में, और ये बात नहीं है कि उनको मिलेंगी, इसको नहीं मिलेगी, या इसको मिलेगी उसको नहीं मिलेगी। बात ये है कि आपको फर्स्ट डे पे जोन से भी आईफोन सपोर्टेड हैं उन सब के ऊपर फर्स्ट डे पे आपको उसी टाइम अपग्रेड मिलेगी। और एंड्रॉयड के अंदर ऐसा नहीं होता। एंड्रॉयड 11 जो है वो अभी आ रहा है, तो उसके आते ही पिक्सल फ़ोन्स में वो आपको मिल जाएगा क्योंकि वो गूगल के अपने फ़ोन हैं। लेकिन अगर सैमसंग ने बेशक आपसे 3 साल का मेजर OS अपग्रेड्स का प्रॉमिस किया भी है ना, तो इसको देर लगती है। ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अक्सर मिलती है अपग्रेड। आईफोन के अंदर फर्स्ट डे पे आपको अपग्रेड मिलेगी। इवन के 6S भी जो है, आप देख लें 2015 का आईफोन है, वो अभी तक OS अपग्रेड सपोर्ट कर रहा है, iOS 14 सपोर्ट कर रहा है। और जिस दिन iOS 14 आएगा, ये नहीं है कि 12 को पहले मिल जाएगा, 11 को फिर 10 को, इस तरह से नहीं होगा। iOS 6S को भी उसी दिन उसी टाइम पे अपग्रेड मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है अगर आप एप्पल के हवाले से देखें तो ओवरऑल। अच्छा जी, ये तो हो गए प्रोज। अब हम आते हैं कॉन्स की तरफ। कॉन्स कुछ ज़्यादा नहीं मुझे इसके अंदर लगे। ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, एक प्रो और कॉन इकट्ठा आ जाता है कि एप्पल इकोसिस्टम। अब आप देखें ना, अगर US में या यूरोप में, तो वहाँ पे लोगों के पास आईफोन है, साथ में एप्पल वॉच है, साथ में उनके पास मैकबुक है, साथ में आईपैड है। तो ये सब कुछ आपस में मैजिकली काम करते हैं। यकीन कीजिए इतने अच्छे तरीके से और कोई भी इकोसिस्टम काम नहीं करता। सैमसंग अपना डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो काम नहीं करता। हैंड ऑफ, उसके अलावा अगर आप देखें एयर ड्रॉप बहुत ही अच्छा फीचर है। आपने एयरपॉड्स लगाए हैं, आप जैसे ही आईफोन के पास से उठ के या फिर अपना आईफोन रख के आईपैड उठाएंगे, वो उसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। मैकबुक के पास जाएंगे, वो उसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही सुपर फास्ट किस्म का इसका सिंक्रोनाइज्ड, बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज्ड एप्पल का इकोसिस्टम है। लेकिन कौन ये किस तरह से है? ये कौन इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें तो आईफोन ले लेते हैं लोग, ठीक है, लेकिन उसके साथ उनके पास होता है विंडोज़ PC होगा, लैपटॉप होगा, या साथ में कोई एक एंड्रॉयड फ़ोन उन्होंने रखा होगा, आईपैड बहुत कम होता है, ठीक है, मैकबुक बहुत कम होती है। तो यानी कि एक अकेला उनके पास आईफोन होता है
जिसको वो इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऊपर से एंड्रॉइड के साथ थोड़ा सा एंड्रॉइड से डिफरेंट है, विंडोज़ के साथ इतने अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइंड तरीके से काम नहीं करता जिस तरह मैकबुक के साथ काम करता है। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो मैं आपको एंड्रॉइड सजेस्ट करूँगा। एंड्रॉइड के अंदर सैमसंग और वन प्लस, ये दो कंपनीज़ हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। और अगर ये नहीं है कि अगर फ़ैन हूँ तो मैं इसकी सिर्फ अच्छाइयाँ करूँगा इन लोगों की, अगर इनके अंदर कोई कौन आता है तो मैं बता देता हूँ। लेकिन ये दो कंपनीज़ हैं जिनके फ़ोन मुझे एंड्रॉइड में पसंद है, और एंड्रॉइड विंडोज़ के साथ बहुत बेटर काम करता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। तो ये एक इसका कौन हो जाता है कि अगर आपके पास मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच, ये चीज़ें नहीं हैं, एयरपॉड्स नहीं हैं, तो फिर आपके जो है ना आईफोन की सिंक्रोनाइजेशन वो ज़रा काम ख़राब हो जाएगा। इतना अच्छा इकोसिस्टम तो बिल्कुल डेवलप नहीं होगा, लेकिन जो विंडोज़ के साथ एंड्रॉइड की कंपैटिबिलिटी है उससे बहुत कम है आईफोन की। अच्छा, एक इसका बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे कौन लगा है वो है इसकी नेटवर्क रिसेप्शन और कॉल क्वालिटी। अगर तो आप नॉर्मल एक शहर के अंदर हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना, फिर तो कोई मसला नहीं है, आपको नेटवर्क रिसेप्शन अच्छी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप जाते हैं थोड़ी सी ऐसी जगह पर कोई विलेज टाइप इलाके में, कोई पिंड में, जहाँ पे नेटवर्क रिसेप्शन काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पे इवन कि मेरा ये ओप्पो का फ़ोन या जो मेरा सैमसंग का फ़ोन था वो 2-3 सिग्नल्स उसके ऊपर आ जाते थे। लेकिन उसी इलाके में इसी आईफोन के ऊपर सिग्नल की, नेटवर्क की रिसेप्शन बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे इसके बिल्कुल सिग्नल नहीं आते हैं। ठीक है, मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर भी इसके बिल्कुल सिग्नल जो हैं ड्रॉप कर जाता है, टोटली ज़ीरो सिग्नल हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर आपने रहना ही वहाँ पे है जहाँ पे सिग्नल कम है। तो इसके अंदर क्योंकि इंटेल का मोडेम है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू क्वालकॉम मोडेम्स, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आपको वही मिल जाते हैं। और हाँ, कॉल क्वालिटी की अगर बात करें तो आम इलाकों में जहाँ पे सिग्नल रिसेप्शन अच्छी, वहाँ पे तो बहुत अच्छी कॉल क्वालिटी है। लेकिन जैसे ही आप ऐसे इलाकों में जाएंगे जहाँ पे सिग्नल थोड़े से कम हो, इसके बेशक पूरे सिग्नल ड्रॉप ना भी हों, आखिरी 1-2 भी सिग्नल होंगे, तो कॉल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन आ जाती है कॉल्स में। और हाँ, एक और इसका जो यानी कि एक इसको आप कौन कह सकते हैं, वैसे तो iOS एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सिस्टम इस तरह का है जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन इसका एक कौन आ जाता है कि इसके अंदर रैम 4 GB है। 4 GB बहुत अच्छी रैम है, मुझे इसके अंदर कभी कोई लैग वगैरह फील नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब मैं 3 या 4 एप्लीकेशंस एट अ टाइम यूज़ कर रहा होता हूँ तो उस टाइम इसको उन सबको मेमोरी में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मेरे साथ हो चुका है कि आप एक ऐप खोलते हैं, साथ दूसरी, साथ तीसरी और साथ चौथी, तो 4 ऐप्स आप एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, बार बार एक ऐप से दूसरी में स्विच, दूसरी से तीसरी में स्विच, फिर दोबारा पहली में स्विच, इस तरह से, तो इसको दोबारा से ऐप्स ओपन करनी पड़ती हैं। तो 4 GB रैम में परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा मसला नहीं आता, मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो एप्पल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब वो रैम को बम्प अप करके एटलीस्ट 6 gigs कर दे। 6 GB मेरे ख्याल में इनफ होगी। हाँ, अगर आप सुपर टाइप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं कि आप 2-2, 3-3 ऐप्स साथ खोल लें, तो उसके अंदर तो भाई सैमसंग का मुकाबला नहीं है, उसमें सैमसंग किंग है, मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं, चलें जी ठीक है, मल्टीटास्किंग आपको एप्पल नहीं करने देता, लेकिन आप 2-3 ऐप्स के दरमियान स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 4 GB रैम जो है वो कम है। एक और जो डिस्प्ले के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मैं कौन के अंदर बताऊंगा, वो ये है कि इसके ऊपर जो नॉच है, मुझे पर्सनली नॉच बॉदर नहीं करती, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ, उसके अलावा वीडियोज़ देखता रहता हूँ यूट्यूबर्स की, जिसके अंदर वो इसको एज अ कौन डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, होगा, कौन भी होगा, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं शायद कि इसके अंदर फेस आईडी के सारे सेंसर्स मौजूद हैं और फेस आईडी का कंपैरिजन नहीं है अभी तक उसके जैसी फेस आईडी एप्पल जैसी किसी ने नहीं दी। तो मेरे ख्याल से नॉच जो है वो बियरेबल है जब तक आपको इतनी अच्छी फेस आईडी मिल रही है। तो हाँ, और दूसरा एक और कौन डिस्प्ले के हवाले से कि इसका जो टच सेंसिंग रेट है, कि जब आपकी उंगली ने उसको डिस्प्ले को टच किया और जब उसने वापस आपको रिस्पॉन्स दिया, वो टाइम, वो टच सैम्पलिंग रेट, टच सेंसिंग रेट, वो है 120 हर्ट्ज़ का। अभी 120 हर्ट्ज़ बुरा रेट नहीं है, बहुत ही अच्छा रेट है। लेकिन अब बाकी फ़ोन्स जो हैं, जिस तरह सैमसंग के, वन प्लस के और इसी तरह एसूस के, वो आपको 240 हर्ट्ज़ यानी कि एग्जैक्टली इससे डबल टच सैम्पलिंग रेट देते हैं। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इवन के नोट 10 प्लस का भी जो टच सैम्पलिंग रेट की बात नहीं कर रहा, टच सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, वो एप्पल से ज़्यादा अच्छी थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आप अभी ख़ास तौर पे अब जब नोट 20 अल्ट्रा के अंदर इन्होंने 240 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रखी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो मज़ीद इंप्रूव कर गया होगा। साथ में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट भी है। हाँ, और ये भी एक कौन है इसका कि अभी तक इसके अंदर 60 हर्ट्ज़ है, जबकि जो नॉर्म अब चल पड़ा वो
120 हर्ट्ज़ का है। इसके अलावा अगर हम आखिरी कॉन की बात करें, ये इतना एज मच कॉन नहीं है, लेकिन प्राइस बहुत बड़ा पॉइंट होता है जब आप एक फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं। इसकी जो प्राइस है वो $1150 है स्टार्टिंग प्राइस, इसके बाद फिर बढ़ती जाती है। अब स्टार्टिंग प्राइस आपको जो मिल रही है उसमें आपको 64 गिग्स का वेरिएंट मिल रहा है। मेमोरी आप इसकी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं 256 पे या 512 GB पे, तो आपको मज़ीद 1150 से भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस इस टाइम चल रही है वो नियर अबाउट 2,50,000 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। नोट 20 अल्ट्रा से भी ज़्यादा प्राइस है। तो प्राइस के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि बहुत ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा कॉन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि एक फ़ोन के ऊपर इतने ज़्यादा स्पेंड करना हर कोई नहीं करता होता। तो गाइज़ ये था मेरा इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू। हाँ, और इसके अगर आप कंक्लूजन की बात करें कि क्या आपको ये बाय कर लेना चाहिए, तो मेरा जो एक तरीका है ना वो ये है कि आप वेट करें, क्योंकि अब आईफोन 12 आने वाला है, आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपने आईफोन 11 सीरीज़ में से कोई लेना, तो 11 प्रो मैक्स बेस्ट फ़ोन है। 11 भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर कुछ कंप्रोमाइज़ हैं, लेकिन वो मैंने खुद इस्तेमाल करके देखा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 11 प्रो मैक्स की बात करें तो मैं कहूँगा 12 प्रो मैक्स के लिए वेट कर सकते हैं तो कर लें उस टाइम पे। हाँ, अगर आप ये इसको लेना चाहते हैं, ये उससे लाजमी सी बात है सस्ता होगा। पाकिस्तानी मार्केट में ख़ास तौर पे ये उससे तकरीबन 1 लाख रुपए का डिफरेंस होगा, 80,000 1 लाख के करीब। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं आपको कहूँगा बेस्ट फ़ोन ऑफ द ईयर है। अगर आपके पास ख़ास तौर पे मज़ीद एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, आईपैड है, मैकबुक है, आपके पास एयरपॉड्स हैं, तो ये उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आप वो ले सकते हैं। आईफोन 11 प्रो मैक्स बहुत अच्छा फ़ोन है आपके लिए। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो है कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी। बेस्ट है इस फ़ोन के अंदर, इससे अच्छी चीज़ें नहीं मिल सकती। इस इवन कि मुझे नहीं लगता कि 2020 के अंदर किसी भी फ़ोन में नेक्स्ट आईफोन को छोड़ के इससे अच्छी बैटरी लाइफ, इससे अच्छा कैमरा या इससे अच्छा डिस्प्ले आपको मिलेगा। हाँ, नोट 20 अल्ट्रा का डिस्प्ले इससे अच्छा हो सकता है, बस उसके अलावा मैं किसी डिस्प्ले को इसके बराबर का नहीं मानता। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं इसके बारे में पॉजिटिव सोच रखता हूँ या नेगेटिव, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच है। बहुत अच्छा मोबाइल है, आप अभी भी इसको ले लेंगे तो अगले 4 से 5 साल आपको OS अपडेट्स मिलेंगी, इसकी सपोर्ट रहेगी। और इसके साथ ही हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं गाइज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके पास किसी भी हवाले से टेक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, आप मुझसे कमेंट्स के अंदर लिख के पूछ सकते हैं। कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में बनाऊं तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि आप मैं इस टॉपिक पे हम वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। आपके पास किसी किस्म के क्वेश्चन हैं तो मुझसे पूछें ताकि मैं फ्राइडे Q&A के अंदर उसका आपको आंसर कर सकूँ। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस भी लाजमी कर दें। तो गाइज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों के साथ सबको बताएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ, पीस आउट।